चलिए दोस्तों, तो जो हमारा चैप्टर था उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार एवं इसका प्रभाव, इसके सारे क्वेश्चन हो गए हैं, केवल 2 बचे हैं, पहला और दूसरा। जिसमें से हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, यानी 1 नंबर जो क्वेश्चन है मार्किंग में, वो क्या है कि उत्तर प्रदेश के विकास में चुनौतियाँ, यानी जो उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है तो बाधा है, चुनौतियाँ हैं। तो ये चुनौतियाँ और इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा लागू की गई रणनीतियों को संक्षेप में बताइए। तो ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और फेमस क्वेश्चन है। अभी जब 2000 में अभी 24 का पेपर था, तो 25 में अभी जब हुआ है, तो उसमें यही सारी चीजें, ये क्वेश्चन पूछा ही गया था कि चुनौतियों के बारे में बताइए, समस्याओं के बारे में बताइए। तो ये है, बहुत ज्यादा आता है मेंस में ये क्वेश्चन। तो क्या है, उत्तर प्रदेश में विकास में चुनौतियां क्या क्या है और सरकार द्वारा कौन सी रणनीतियां अपनाई गई। तो इसका यही होगा कि थोड़ा भूमिका लिख देना है, और चुनौतियों में वही सारी चुनौतियां हो जाती हैं जिनको अभी तक आप जानते हैं। शिक्षा की चुनौतियां, रोजगार की चुनौतियां, स्वास्थ्य से संबंधित चुनौतियां, ठीक है, अपराध से संबंधित चुनौतियां, कानून और व्यवस्था की चुनौतियां आ जाती हैं, किसान से संबंधित चुनौतियां आ जाती हैं कि हमारे किसान को समस्याएं हैं बहुत ज्यादा, किसान को आय नहीं मिल पा रही है। ये सारी समस्या, हमारे पर जनसंख्या वृद्धि बहुत ज्यादा है, ठीक है, जिसके कारण, जनसंख्या के कारण लोगों को रोजगार दिला पाना, शिक्षा दिला पाना, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा इतना डेवलप कर पाना बड़ा सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। आप देखते होंगे रोजगार की ही समस्या है, ठीक है, उसी वजह से युवा नेता, जो पार्टी चाहती है वही नेता इनको बरगला देती है। अगर 1-1.5 लाख रुपए इनको मंथली 80,000 रुपया मिलता होता, जो इतने युवा नेता घूम रहे, तो यहाँ समय बर्बाद कर रहे होते। तो वही समस्या है हमारे यहाँ पर, रोजगार की बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ पे क्या समस्या है, प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है। जैसे पूर्वांचल का जो क्षेत्र है हमारा, वहाँ पे बाढ़ आती रहती है, पानी बहुत ज्यादा बरसता है। और वहीं बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, वहाँ पे क्या होता है, सूखा आता रहता है, उसके कारण समस्या आती है। तो प्राकृतिक आपदा की बड़ी समस्या है। कृषकों की आय में वृद्धि करना बड़ी समस्या है। किसान है वो हमेशा परेशान रहता है, छोटी छोटी लोगों के पास जोत है, अपनी तरह की विशेष समस्याएं हैं, तो इसकी भी आय में वृद्धि करना एक बड़ी समस्या आती है, ठीक है। पर्यटन में सुधार करना एक बड़ी चुनौती है। पर्यटन में क्या है, हमारे यहाँ पे विरासत तो अच्छी है, यानी संभावनाएं बहुत ज्यादा है, पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन उन संभावनाओं को हम अच्छी तरीके से प्रयोग में नहीं ला पा रहे हैं, उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। कारण क्या है, हमारे यहाँ पे जैसे महोबा जैसी जगह, चरखारी उसके बगल में पड़ता है, ठीक है, कई सारे हमारे यहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य है, पक्षी अभ्यारण्य है, जहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं, जैसे शेर, चीता, मृग और मगरमच्छ, ये सारी चीजें रहते हैं। हमारे यहाँ पे धर्म से संबंधित, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म से संबंधित सारनाथ हो गया, कौशाम्बी हो गया, ऐसे बहुत सारे स्थल है, बहुत सारे स्तूप वगैरह बने हुए, जो पूरी दुनिया में जो बौद्ध अनुयायी रहते हैं उनके लिए क्या कहते हैं, उनके लिए तीर्थ है पूरी तरीके से। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे रोड अच्छी नहीं है, हमारे यहाँ पे होटल अच्छे नहीं है, व्यवस्था अच्छी नहीं है, बिजली नहीं आती है, बिजली चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी की समस्या है। तो इसकी वजह से हम विकास नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी समस्या आती है कि हमारे यहाँ पे पर्यटन का सुधार नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे पर्यटन, जब आधारभूत संरचना यानी होटल नहीं होंगे, इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे नहीं आएगी, हमारे यहाँ पे रोड अच्छे नहीं होंगे, तो कैसे इसका विकास होगा। असंतुलित विकास है, कई क्षेत्र आगे हैं, कुछ क्षेत्र पीछे हैं। जैसे पूर्वांचल और बुंदेलखंड पीछे हैं, जबकि पश्चिम का क्षेत्र, मध्य का क्षेत्र अपेक्षाकृत आगे है। फिर चिकित्सा सुविधा में सुधार करना, भी देखे होंगे कि योगी जी का हमारे जो संसदीय क्षेत्र है गोरखपुर, वहीं पे ऑक्सीजन की कमी से बच्चे मर गए थे, वो तो उनकी जगह के देखो। तो ये हमारे मुख्यमंत्रियों को समझना चाहिए, सारे लोगों को, कि किस तरह से इसमें सुधार किया जाए, कैसे हमारे कम से कम अपने में या पूरे प्रदेश में ही सुधार करें। हमारे यहाँ पे डॉक्टर नहीं है उतनी संख्या में, ऑक्सीजन नहीं है, वहां पे आधुनिक उपकरण नहीं है, ये सारी समस्याएं हैं, चुनौतियां विकास के मार्ग में। तो जैसे मान लीजिए, कैसे इस चिकित्सा चुनौतियां हैं, मान लो कोई व्यक्ति है, वो देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में, प्रदेश की इकोनॉमी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे, अब वो बीमार पड़ गया। अब वो बीमार पड़ गया, तो जो प्रदेश की इकोनॉमी में पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रहा था, धनात्मक यानी अच्छा उसको बढ़ा रहा था, वही आज बोझ बन गया है। तो इसलिए स्वास्थ्य की सुविधाओं में सुधार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सुविधाएं, स्वास्थ्य तो गरीबों को या कहें आवश्यकताओं वालों को फ्री में ही होना चाहिए, मुफ्त में होनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का ये अधिकार है। जो पश्चिम के देश हैं, अगर देखोगे रूस वगैरह सारे, उनमें बीमा कर दिया जाता है, और बीमा का पैसा टैक्स से ले लिया जाता है, सबको आसानी से मिल जाता है, पूरे देश का विकास होता है। शिक्षा का विकास किया जाना चाहिए। आज देखें तो हमारे यहाँ पे हजारों स्कूल बंद किए जा रहे हैं सरकारी। अब जो वहाँ बंद किए, वहां के बच्चे कहाँ जाएंगे, प्राइवेट स्कूल की फीस। तो सरकार को इसको लिए चलिए बंद कर दिए, ठीक है, लेकिन इसके लिए एक कानून लाना चाहिए, सरकार को कानून लेके आना चाहिए कि जो निजी क्षेत्र है वहां पे सरकार भी उसको सब्सिडी दे। भाई निजी क्षेत्र फायदा नहीं पहुंचाएगा तो सरकार गरीब बच्चों को पैसा दे, स्कूल चलाने में जितना पैसा दे रही थी, टीचर को जितना पैसा दे रही थी, तो एक बच्चे की फीस में अदा करे।
जितना 1000 1500 फीस होती है सरकार भरे पैसा। तो इस तरह से शिक्षा का व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षा हमारे यहाँ पे कैसी होनी चाहिए, वाणिज्यिक शिक्षा होनी चाहिए। आधुनिक जो उद्योग हैं उनके हिसाब से, उद्योगों की आवश्यकताओं के हिसाब से होना चाहिए। हमारे यहाँ पे उद्योगीकरण नहीं हुआ, औद्योगिकरण का आधार तैयार करना चाहिए, उद्योगों को स्थापित करना चाहिए। ऐसी नीतियां बनानी चाहिए कि हमारे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा निवेशक आए, उद्योग करें। न्याय और कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाना चाहिए। जो हमारी पुलिस व्यवस्था है उसमें सुधार किया जाना चाहिए, पुलिस सुधार किया जाना चाहिए। ये इतनी समस्याएं, ऐसे देखोगे तो आप लिखते ही रहोगे। तो उसी तरीके से एक एक करके पॉइंट बना दिया और एक एक पॉइंट में आपको लिख देना। तो न्याय, देखिए न्याय करना तो कानून का काम होता है, लेकिन न्याय जो न्यायालय भवन बनाना होता है, उसकी व्यवस्था करा, उसके लिए बजट तो सरकार ही पास करती है। तो उसी तरह न्याय एवं कानून व्यवस्था को मजबूत करना, हमारे यहाँ पे आधारभूत ढांचे को मजबूत करना बड़ी चुनौती है। जैसे सड़क बनाना, बिजली की व्यवस्था करना, साफ पानी, इंटरनेट, ये सारी सुविधाएं गांव गांव तक पहुंचाना चाहिए। ऊर्जा क्षेत्र में अपने प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना भी एक बड़ी चुनौती निकल के आती है। तो इस दिशा में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो चलिए हम प्रश्न को, उत्तर को चालू करते हैं। उत्तर क्या था, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य, यानी हमारा उत्तर प्रदेश देश में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है। और इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, जैसे कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन आदि की व्यवस्था करना मुख्य चुनौती है। ये प्रमुख चुनौतियां हो गई क्या क्या, कृषकों की आय में वृद्धि करना, पर्यटन क्षेत्र में सुधार करना, असंतुलित विकास से निपटना, चिकित्सा क्षेत्र में सुधार करना, शिक्षा का विकास करना। एक एक पॉइंट ही अगर मेंस में आपको लिख दिए ना तो बस इसी से आपका काम हो गया। न्याय एवं कानून व्यवस्था को मजबूत करना, आधारभूत ढांचे का विकास करना, और इसमें आपको कोई योजना याद आ जाए इससे संबंधित तो वो सोने पे सुहागा हो गया। तो आधारभूत ढांचे का विकास करना, ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना, रोजगार उपलब्ध कराना, प्राकृतिक आपदा से निपटना। ठीक है, उत्तर प्रदेश इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या क्या कर रहा है, तो सबसे पहले अगर देखते हैं उत्तर प्रदेश इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या क्या कर रहा है, तो आर्थिक रणनीति क्या है, उत्तर प्रदेश के आर्थिक स्तर पर सरकार क्या काम कर रहा है, सामाजिक स्तर पर सरकार क्या काम कर रहा है, कर रही है, सांस्कृतिक स्तर पर सरकार क्या काम कर रही है। तो अगर हम देखें तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सरकार आर्थिक स्तर पर क्या कर रही है, ज्यादा से ज्यादा सोच रही है हमारे पे निवेश आए, कंपनियां आए। उसके लिए नए नए इन्वेस्टर समिट जो हुई थी लखनऊ में, ठीक है, कई सारी सरकार की योजनाएं आएंगी। वन सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम आएगा, सरकार द्वारा छूट दिया जाएगा, बहुत सारे टैक्स वगैरह में छूट दिया जाएगा। ठीक है, तो टैक्स वगैरह में छूट दिया जाएगा, ये सारी चीजें की जाएंगी। सरकार द्वारा आर्थिक क्षेत्र में जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना यूज करना, ये भी तो आर्थिक क्षेत्र में सुधार के लिए की गई थी, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, सुधार हो सके। ठीक है, डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है तो उसके तहत लोगों को रोजगार मिलेगा। इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जा रहे हैं, स्टार्टअप योजनाएं लॉन्च की जा रही हैं। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है, उनको लगाए जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। तो ये हो जा रहा है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निवेश आकर्षित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा सभी आवश्यक निर्णय लिए गए। उत्तर प्रदेश सरकार क्या चाहती है, उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2027 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। और इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु तीव्र औद्योगिकरण के लिए सरकार प्रयासरत है। यानी बिना उद्योगों का विकास किए तो समस्याओं का समाधान होना ही नहीं है। तो इसीलिए तीव्र औद्योगिकरण को लिए सरकार प्रयासरत है कि हम तीव्र औद्योगिकरण करेंगे और उसके माध्यम से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2027 तक $1 ट्रिलियन की बना देंगे। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में निजी पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए, यानी प्रदेश के जो स्वयं प्रदेश से बाहर से भी निवेशक आएंगे और प्रदेश के अंदर भी तो धनाढ्य लोग हैं, तो प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में निजी पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने विगत 2 वर्षों में इन्वेस्टर समिट ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया है। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कृषि में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। गेहूं, धान, मक्का इनकी खरीद के लिए नई प्रोक्योरमेंट पॉलिसी यानी नई खरीद नीति लागू की गई है। अब सरकार डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से खाते में सीधे भुगतान की प्रक्रिया लागू कर दी है। इसी तरह सामाजिक रणनीति क्या है, सामाजिक रणनीति क्या है कि कानून व्यवस्था को अनुकूल बनाने का प्रयास सरकार निरंतर कर रही है। अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। तो कानून व्यवस्था को अनुकूल बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। इसके लिए सरकार ने 100 डायल की शुरुआत की थी। आपको सरकार के बारे में लिखना है, ये नहीं कि योगी जी के समय हुआ कि अखिलेश यादव के समय में। तो 100 डायल की शुरुआत की, पुलिस सुधार किया। ठीक है, आम जनता को न्याय दिलाने के लिए सरकार की
प्रतिबद्धता है। सरकार चाहती है कि आम जनता को जल्द से जल्द न्याय मिले। जो मुकदमे होते हैं, वाद होते हैं, उनके निपटारे हेतु न्यायालयों एवं अधिकरणों की स्थापना की जा रही। सरकार उसके लिए बिल्डिंग बना के दे रही। अधिकरण है, उनकी स्थापना करने पर सरकार बल दे रही, सहायता कर रही है। ठीक है। महिलाओं मिशन शक्ति सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। वो मिशन शक्ति क्या है? महिलाओं से संबंधित है। ये महिलाओं को क्या करता है? एक तरफ उनको सुरक्षा प्रदान करता है कि रात बिरात वो अगर निकले तो उनकी सुरक्षा हो सके, उनको कोई शोषण न कर सके, उनके खिलाफ कोई अपराध न हो सके, उनके सम्मान को बढ़ावा देता है और उनका स्वावलंबन, उनको रोजगार देने की बात करता है। यानी मिशन शक्ति को सरकार ने प्रारंभ किया है, जो महिला और बेटियों की सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए, उनके स्वावलंबन हेतु कार्य कर रहा है। उसी तरह सरकार जो विद्यालय होते हैं, प्राथमिक विद्यालय होते हैं, माध्यमिक विद्यालय होते हैं, उनमें आधारभूत ढांचे का सुधार करने के लिए, यानी वहाँ खेल का मैदान बनाने के लिए, वॉशरूम बनाने के लिए, नल बनाने के लिए, पेयजल की सुविधा देने के लिए, बोर्ड अच्छा बनाने के लिए, वहाँ पे हवा आए जाए इसकी पंखा लगाने के लिए, तो ये सब चीजें के लिए ऑपरेशन कायाकल्प शुरू किया है। यानी ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करके प्रदेश बेहतर सुविधाएं देने का काम किया जा रहा है। ठीक है, ये सरकार कर रही है। ठीक ऊपर से सरकार और एक बड़ा अच्छा कदम उठा रही है। सरकार प्रदेश के स्कूलों में अब जो किताबें हैं उनको एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर लागू किया गया है। अब देखिए, बड़ी एक समस्या होती है कि हमारे जो संस्कृति बचाने वाले होते हैं सब लड़ते हैं। जब भी कभी बात आती है कि एनसीईआरटी को पूरी तरह लागू कर दो ना, उसको बेसिक कह कर रहे हो कि नहीं, उस पर आधारित होगा, एनसीईआरटी पे लागू कर दो एनसीईआरटी। लेकिन इसमें क्या कहते हैं, जो बड़े अपने आप को संस्कृति रक्षक कहते हैं, ये सारे लोग कहते हैं हमारी उत्तर प्रदेश की एक अलग संस्कृति होती है, हमारी क्या कहते हैं, हमारी अलग कल्चर होता है। तो ये बताओ, तुम अपने बच्चों को पढ़ाते तो उसी स्कूल में हो जो एनसीईआरटी वाले होते हैं, आईसीएसई बोर्ड होता है, सीबीएसई, तो तुम अपने बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ा रहे हो और हमको क्या कह रहे हो सरकारी स्कूल वालों को कि संस्कृति बचाएंगे। यानी ठेका हम ही ने ले लिया। शिक्षा में एक समान शिक्षा व्यवस्था, जैसे जीएसटी लागू की हो वैसे ही लागू करना चाहिए सरकार को शिक्षा में, कि पूरी तरह से एनसीईआरटी लगा देनी चाहिए, इसमें कोई वो नहीं करना चाहिए। तो ये बड़ा धन्यवाद है उत्तर प्रदेश सरकार का कि अभी जो किताबें हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड हैं, पूरी तरह एनसीईआरटी नहीं है, लेकिन ये भी एक बड़ा कदम है। प्रदेश के स्कूलों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू किया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी चुनौतियां, उनसे निपटने के लिए, स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना कर रही है। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे जिले में अब मेडिकल कॉलेज स्थापित हो रहे हैं, तो ये बड़ा सराहनीय कदम है। स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना सरकार कर रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है, जो भी उसमें चिकित्सा के आधुनिक उपकरणों की सरकार व्यवस्था कर रही, प्रति व्यक्ति चिकित्सक अनुपात को बढ़ावा दे रही है, भर्ती कर रही है। हमारे यहाँ पे क्या था, जो मरीज थे और उसके मामले में जो चिकित्सक होते हैं, जो कर्मचारी जैसे कंपाउंडर वगैरह होते हैं, दवाई देने वाले होते हैं, नर्स, ये बहुत कम थे, तो उनको भी बढ़ाया जा रहा है। यानी प्रति व्यक्ति चिकित्सक अनुपात में कमी की आपूर्ति हेतु चिकित्सकों की नियुक्तियां पर्याप्त मात्रा में इस समय की जा रही है। ये भी एक बड़ी उपलब्धि है सरकार की। फिर उसकी सांस्कृतिक रणनीति क्या है? सांस्कृतिक रणनीति, उत्तर प्रदेश में प्राचीन संस्कृति व संपदा के बिखरे पड़े अवशेषों को प्रकाश, ये भी तो विकास का एक कारण है कि हम अपनी संस्कृति का संरक्षण करें। लोग पर्यटन के बहाने उनको देखने के आएंगे, हमको लाभ प्राप्त होगा, विकास होगा। तो प्रदेश में प्राचीन संस्कृति व संपदा के बिखरे पड़े अवशेषों को प्रकाश में लाने के लिए और भावी पीढ़ियों के लिए उन्हें संरक्षित करने के लिए तथा पुरातात्विक महत्व के स्थलों का पुनरुद्धार करना, ये भी एक बड़ी चुनौती है सरकार के पास में। देखते होंगे बड़े बड़े बौद्ध मठ हैं, बहुत सारे हिंदू धर्म के स्थल हैं, वहां तक रोड नहीं जाती, उनको कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है, पानी पीने की वहां पे सुविधा नहीं है, सुरक्षा की सुविधा नहीं है, लोग इधर उधर बाथरूम कर देते हैं, गंदगी फैलाते हैं। तो ये सारी चुनौतियां हैं कि उनका पुनरुद्धार किया जाए, उनकी मरम्मत। जितने भी राजा हैं, चाहे मुगल काल के हों, चाहे जो उनके बड़े बड़े महल, उनको ही देखने के लिए लोग आएंगे, उससे पैसा पैदा होगा। तो उसी तरह जो प्राचीन संस्कृति व संपदा के बिखरे पड़े अवशेषों को प्रकाश में लाने के लिए एवं भावी पीढ़ियों के लिए उन्हें संरक्षित करने हेतु तथा पुरातात्विक महत्व के स्थलों का पुनरुद्धार करने हेतु सरकार निरंतर कदम बढ़ा रही है। प्रदेश सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत, स्वदेश यानी स्वयं के देश का दर्शन करो, ये स्वदेश दर्शन योजना के तहत प्रदेश सरकार अयोध्या, चित्रकूट, कौशाम्बी, सारनाथ में रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट की योजनाओं का प्रावधान किया। यानी कुछ जो स्थल है इनमें से, जैसे कहने का मतलब है हमारी कौशाम्बी हो गई बौद्ध धर्म से जुड़ी, सारनाथ बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ, तो बौद्ध सर्किट लॉन्च किया गया। इसी प्रकार राम भगवान से जुड़े हुए, कृष्ण भगवान से जुड़े हुए जो स्थल है उनको एक जोड़ करके जोड़ दिया गया आपस में।
आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करा दीजिए, और उसी को कहा गया सर्किट। जैसे बौद्ध धर्म से संबंधित स्थलों को जोड़ दिया, वहां पे आधारभूत सुविधाएं विकसित कर दी, वो बौद्ध सर्किट हो गया। रामायण से संबंधित, जो राम भगवान से संबंधित, जैसे चित्रकूट हो गया, कानपुर चित्रकूट हो गया, हमारा अयोध्या हो गया, इनको सबको जोड़ दिया तो रामायण सर्किट हो गया। तो इसी तरह सारे सर्किट को योजना लाई गई। प्रदेश में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे जैसे सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा कैसे दिया जा रहा है? वाराणसी में गंगा महोत्सव मनाया जा रहा है। वाराणसी में अभी क्या किया, गंगा महोत्सव तो मनाया जाता है, उसके साथ साथ सांस्कृतिक केंद्र की भी स्थापना की गई है सरकार द्वारा 200 करोड़ की लागत से। ये थोड़ा डेटा पहले का है, आप इसकी जगह में नया डेटा लिख सकते हो, और नहीं भी याद आए तो ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई। अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन लगातार हर वर्ष किया जाता है। अब ये नए वर्ष में आएगा तो नया डेटा याद कर लेना, लेकिन इतना नहीं, ये याद करना जरूर कि अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश विकास की प्रक्रिया में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक योगदानों के द्वारा विकास पथ पर अग्रसर है। निसंदेह चुनौतियां बड़ी हैं, किंतु अपेक्षित संसाधन, श्रम बल और प्रबल इच्छा शक्ति प्रदेश को नई दिशा देने में सक्षम है।